अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटरनल सोवरेनिटी का स्टार्ट कराया था और उसमें मैंने आपको टिटुलर वर्सेस एक्चुअल सोवरेनिटी का बताया था कि कहाँ पे नाम होती है पार और कहाँ पे एक्चुअली होती है पार। अच्छा, इंटरनल सोवरेनिटी में एक एक था कि टिटुलर वर्सेस एक्चुअल सोवरेनिटी, यही था ना। मेरे पास आपको कुछ दिखा भी देती हूँ। अ, ये टिटुलर वर्सेस एक्चुअल सोवरेनिटी में आपको करा दिए। अब मैं आपको इन तीनों में से कराऊंगी। मैं अभी पहले आपको लीगल सोवरेनिटी कराने लगी हूँ, क्योंकि लीगल सोवरेनिटी हमने पढ़ी है। जो मोनिस्टिक थ्योरी थी ना, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जो कि जॉन ऑस्टिन के साथ हम एसोसिएट करते हैं, जहां से असल में सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया है जॉन ऑस्टिन के साथ। तो जो जॉन ऑस्टिन ने थ्योरी दी थी ना, उसको हम लीगल सोवरेनिटी ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जॉन ऑस्टिन एक ज्यूरिस्ट थे, और एक ज्यूरिस्ट जाहिर है लीगल टाइप की सोवरेनिटी देगा, और उसने दी भी लीगल टाइप की ही सोवरेनिटी थी कि इस तरह का सॉवरन जिसके पास ये राइट हो वो लॉ बनाए, और लॉ भी वो फॉर्मल तरीके से बनाए और वो इनेक्ट करे, और लोग उसको हैबिचुअली क्या करें, उसको फॉलो करें। तो मतलब जो जॉन ऑस्टिन ने थ्योरी दी ना, आप कंफ्यूज में आता है कि जो जॉन ऑस्टिन ने जो थ्योरी दी है, क्या वो लीगल थ्योरी है सोवरेनिटी की? तो बिल्कुल उसको लीगल सोवरेनिटी ही कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लीगल सोवरेनिटी होती क्या है? लीगल सोवरेनिटी रेफर्स टू द लॉफुल अथॉरिटी, मतलब क्या, लॉ माने लीगली अथोराइज्ड हो कोई बंदा। लीगल सोवरेनिटी रेफर्स टू द लॉफुल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज विद इन अ स्टेट। एक स्टेट के अंदर जिन लोगों को लॉ ये इजाजत देता हो, लीगली उनके पास ये राइट हो कि वो लॉ बनाए। तो मतलब उस लॉज बनाए या जो भी, मतलब कोई भी फैसला कर सकती है, एक अथॉरिटी है, उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये अथॉरिटी कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो इसका मतलब है वो अथॉरिटी फिर लीगली सोवरन है, लॉ उन्हें सैंक्शन कर रहा है। ठीक है। दिस पावर इज रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, लॉ इसको मानता है, एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल और गवर्निंग बॉडी। इस तरह की कोई गवर्निंग बॉडी होगी या बंदा होगा जिसको लॉ खुद बोलेगा कि इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये लॉ बनाए, लॉ उसकी अथॉरिटी को मानेगा भी और उसको वो राइट देगा भी। ठीक है। तो इसे कहते हैं कि ये लीगल सोवरेनिटी। अब लीगल सोवरेनिटी जो थ्योरी में थी, क्या वो प्रैक्टिस में है? थ्योरी में लीगल सोवरेनिटी किस तरह थी? जो जॉन ऑस्टिन ने बोला था। जॉन ऑस्टिन ने बोला था सोवरेनिटी क्या है? इंडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट है, मुकम्मल अथॉरिटी है, परमानेंट है। इस तरह की बातें की थी ना जॉन ऑस्टिन ने। सोवरेनिटी सोवरेनिटी करके सोवरेनिटी का जो भी कॉन्सेप्ट दिया उसको हम लीगल सोवरेनिटी कहते हैं, क्योंकि वो एक ज्यूरिस्ट की अटेम्प्ट थी सोवरेनिटी को डिफाइन करने की। तो जो लीगल सोवरेनिटी की जो का जो हम अगर थ्योरी में देखें, तो वो जो थ्योरी में से बात की वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो उसने थ्योरी में बात की वो मैंने यहाँ पे लिख दिए कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या था लीगल सोवरेनिटी का। जीन बोजिन। अच्छा, जॉन ऑस्टिन से भी पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था ना कि जीन बोजिन से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन जॉन ऑस्टिन को हम ये बोलते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने आके अच्छे तरीके से सोवरेनिटी को डिफाइन किया था। जीन बोजिन से स्टार्ट हुआ था। उन्हें हम कहते हैं कि वो फादर हैं सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट के, क्योंकि जीन बोजिन से सबसे पहले आप लोग देख लेना। सोवरेनिटी का जो मेरा पहला दूसरा लेक्चर होगा, दूसरे या तीसरे लेक्चर में जब मैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी करा रही थी, तो वहां में मैंने बताया था कि जीन बोजिन से स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट। जीन बॉर्डन ने न्यू मोनार्की की बात की थी ना, न्यू फ्रेंच मोनार्की की बात की थी, जब फ्रेंच में मसला, फ्रांस फ्रांस में मसले स्टार्ट हो गए थे मोनार्की के एंड चर्च के, और इस तरह के बहुत से जो वहां पे जो नोबल्स थे, जो मोनार्की थी, या जो वहां पे जो पॉप्स वगैरह थे, सब में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था पावर को लेकर। तो जीन बॉर्डन ने तब सबसे पहले एक सोवरेनिटी का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। So Jean Bodin, the father of sovereignty, argued that legal sovereignty is an absolute, centralized power without limitations, laying the foundation of modern legislative sovereignty. जीन बोडिन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, तुमने कहा सेंट्रलाइज्ड पावर होगी, लिमिटेशंस नहीं होंगी। और इन्होंने सबसे पहले फिर जो आज हम कहते हैं ना कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है, हमारी पार्लियामेंट के पास लीगल सोवरेनिटी है ना। हमारे लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। तो लीगल सोवरेनिटी क्या कहती है? कौन सोवरेन है? जिसके पास लॉ बनाने का राइट है। तो आज जो हम कहते हैं लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी की बात करते हैं ना मॉडर्न टाइम में, उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? जीन बोर्जिन ने रखी थी।
John Austin viewed sovereignty as the authority whose commands are consistently obeyed by majority, emphasizing power and enforcement. सबसे पहले जीन बोधिन को हम कहते हैं ये फादर है सोवरेनिटी के। इन्होंने फाउंडेशन बनाई थी आज की मॉडर्न लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी की। जीन बोधिन के बाद हमें जॉन ऑस्टिन का नाम मिलता है। जीन बोधिन को हम बोलते हैं ये फादर हैं वर्ड सोवरेनिटी के, लेकिन इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इनके बाद और भी फिलोसफर्स ने यूज किया, लेकिन सही पर आके किस बंदे ने सही तरीके से इस वर्ड को चैंपियन किया था? जॉन ऑस्टन ने। जॉन ऑस्टन ने ये बोला था कि सोवरेनिटी किसी भी अथॉरिटी, इन्होंने सोवरेनिटी को ऐसे देखा था, द अथॉरिटी हुज कमांड्स, एक ऐसी अथॉरिटी को हम सॉवरन कहेंगे जिसकी कमांड्स को लोग मुसलसल ओबे करेंगे। मेजोरिटी मेजोरिटी हिबिचुअली, मतलब वो आदतन फॉलो करेगी। और ये बात करके उन्होंने क्या बात बोली थी कि सॉवरन के पास पावर है, और वो जो चीज को मुंह से निकालता है ना वो इन्फोर्स हो जाती है, मतलब वो लॉ बन जाता है। इन्फोर्समेंट की बात की थी कि मतलब वो जो बोलेगा ना वो इन्फोर्स हो जाएगा, इसे कहते हैं इन्फोर्समेंट। और उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। क्यों? क्योंकि लोग उसके मुंह से निकले हुए एक लफ्ज को हिबिचुअली फॉलो करते थे। यह बात इन्होंने इसने बोली कि जॉन ऑस्टिन viewed sovereignty as the authority whose commands are consistently obeyed by the majority। consistently मतलब हिबिचुअली, कोई आदतन मुसलसल किसी सोवरन के बनाए हुए रूल को फॉलो करे। और अगर कोई इस तरह का बंदा है जिसकी बात को हम कंसिस्टेंटली हिबिचुअली फॉलो कर रहे हैं, मतलब फिर उस बंदे के पास पावर भी है एंड इन्फोर्समेंट का भी ताकत है, का मतलब वो जो बात बोलेगा वो इन्फोर्स हो जाएगी। इन्फोर्समेंट मतलब लागू हो जाएगी। ठीक है। लीगल सॉवरेनिटी रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन अ स्टेट। अकॉर्डिंग टू लीगल सॉवरेनिटी की जो थ्योरी है ना, अगर हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में ही देखें सिर्फ, तो लीगल सोवरेनिटी क्या करती है? हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो अनकंस्ट्रेन्ड होती है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड होती है बाय मोरल, रिलीजियस और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। लीगल सोवरेनिटी को मैं बोलूं सिर्फ थ्योरी बताओ, तो थ्योरी तो इसकी यही है जो 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 जॉन ऑस्टन ने दी है, जो मोनिस्टिक थ्योरी, वही लीगल सोवरेनिटी है ना। थ्योरी में तो यही है ना कि यार ये अनरिस्ट्रिक्टेड है बाय मोरल, रिलीजियस और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। वो तो मानते ही नहीं ना कोई इन्फ्लुएंस होगा या लिमिटेड होगी सोवरेनिटी। वो तो कहते थे एब्सोल्यूट, अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड सोवरेनिटी है। जैसे थॉमस हॉब्स, हॉब्स ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू हॉब्स, हॉब्स आपको पता है ना मोनिस्टिक थ्योरी में इन्होंने पार्ट प्ले किया था। जीन बोडिन ने ये तो बोला था ना एटलीस्ट कि नेचुरल लॉ कहीं ना कहीं सॉवरन को रोकेगा, लेकिन थॉमस हॉब्स ने तो बोला था कोई नेचुरल लॉ कुछ भी सॉवरन को नहीं रोक सकता। सॉवरन मुकम्मल तौर पे एब्सोल्यूट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स द सॉवरन्स कमांड्स, जस्ट और अनजस्ट, सॉवरन की कमांड, सॉवरन का हुक्म, चाहे वो इंसाफ पर है या इंसाफ पर नहीं है, मस्ट बी ओबेड एज द सॉवरन डिफाइंस जस्टिस, मोरालिटी एंड राइट्स थ्रू लॉ। थॉमस हॉब्स ने क्या बात की? थॉमस हॉब्स ने बोला कि जो भी सॉवरन हुक्म देता है, लॉ बनाता है, वो ये नहीं देखेगा कि वो इंसाफ पे है या इंसाफ में नहीं है। वो तो लॉ इसलिए है क्योंकि उसने बोल दिया है। सॉवरन खुद बताएगा जस्टिस क्या है, सॉवरन खुद बताएगा क्या इंसाफ पे मबनी लाज है और क्या इंसाफ पे मबनी लाज नहीं है। जो सॉवरन ने बोला वही इंसाफ है, बस। आम जुबान में हॉब्स ये कह रहा है सॉवरन जो भी बोलेगा वो अपने लॉ के जरिए इनेक्ट कराएगा, और जो वो बोलेगा वो जस्टिस बन जाएगा, बस। वहां पे जस्ट अनजस्ट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट वही चीज है जो सॉवरन ने बोल, ठीक है, क्योंकि यही तो लॉ बनाता है। तो ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। एब्सोल्यूट, अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड, इनडिविजिबल पावर, जो कि जस्ट और अनजस्ट को नहीं देखती। बस सॉवरन ने बोल दिया, लोग उसको मुसलसल ओबे कर रहे हैं, तो मतलब सॉवरन के पास पावर है, इन्फोर्समेंट की ताकत है, इन्फोर्स करने की ताकत है लॉज को, बस। लेकिन जो बात यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बोल रहा है लीगल सोवरेनिटी का, जो लीगल सोवरेनिटी जो थ्योरी में है, क्या वो प्रैक्टिस में भी है? नहीं, नहीं। जो थ्योरी में वो प्रैक्टिस में नहीं है। थ्योरी तो ये कहती है ना कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मॉरल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, रिलीजियस। आज हमारी कंट्री में देखें, क्या रिलीजियस इन्फ्लुएंस है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे, हमारी पार्लियामेंट पे, जिसके पास लीगल सोवरेनिटी है? लीगल सोवरेनिटी हमारी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ना। लॉ तो वो बनाता है। आम जुबान में हम देखें तो लीगल सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू मेक लॉज।
तो हमारे यहाँ पावर टू मेक लॉज किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। क्या पार्लियामेंट के पास जैसे थ्योरी में लीगल सोवरेनिटी है उसम की सोवरेनिटी है? नहीं है यार। मॉरल रिलीजियस इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट ऐसे लॉ नहीं बना पाती। तो प्रैक्टिस में कैसी है? बिल्कुल डिफरेंट है इसकी भी। ठीक है। In practice, legal sovereignty is exercised by institutions like parliaments, legislative assemblies, or executive bodies that have the authority to make and enforce laws within a state. इनके पास होता है लॉ बनाना, enforce करना, आज भी मॉडर्न टाइम में। ठीक है। While the theoretical concept suggests absolute power, the practical application of legal sovereignty often faces checks and balances from various branches of government. थ्योरी क्या बोलती है? बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर होगी किसी एक बंदे के पास या किसी एक ग्रुप के पास। लेकिन प्रैक्टिस क्या कहती है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो चेक्स एंड बैलेंस का तस्वर है। जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक कर रही है, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर को चेक कर रही है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर रही है, एग्जीक्यूटिव देन जुडिशरी को चेक कर रही है। तीनों एक दूसरे को चेक कर रहे होते हैं। देन पावर भी डिवाइडेड है। फेडरल गवर्नमेंट के पास तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास भी है। तो मतलब क्या पावर भी डिवाइडेड है और दूसरे एक दूसरे की पावर को चेक भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस में जो लीगल थ्योरी जो थ्योरी में है ना, लीगल सोवरेनिटी जो थ्योरी में है वो प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में वो बहुत डिफरेंट है अपनी थ्योरी से। ठीक है। In democratic states, sovereignty is often shared or delegated to different institutions. यही है ना, आज की डेमोक्रेटिक स्टेट्स में क्या है? सोवरेनिटी डिवाइडेड है ना, शेयर्ड है। अगर हमारी नेशनल, हमारी देखो ना, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो अगर नेशनल असेंबली है तो प्रोविंशियल असेंबलीज तो है ना, पावर तो डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्लियामेंट में हैव द पावर टू क्रिएट लॉज बट कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट दिस लॉज। अगर आप गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस देखें तो लेजिस्लेचर के अलावा जो बाकी दो हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो लेजिस्लेचर को चेक करती हैं। अगर लेजिस्लेचर के पास ये राइट है, पार्लियामेंट के पास ये राइट है आज की डेमोक्रेटिक स्टेट्स में कि वो लॉज बनाए, तो जुडिशरी के पास भी राइट है उसको इंटरप्रेट करें। कोई भी लॉ हमारी कंट्री में इस्लाम के बगैर होता, क्या जुडिशरी चुप बैठेगी? वो चेक करती है ना कि यार कोई भी लॉ अगर इस्लाम के अगेंस्ट है तो वो बोलेगी ये नल एंड वॉइड है। ठीक है। वो उनको बोलेगी ना पार्लियामेंट को कि आप रिकंसिडर करें, आपने किस तरह का लॉ बना दिया। रिलीजियस इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट ये जो चेक्स एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना आजकल की स्टेट्स में, ये इसका फायदा ये होता है, दिस इंश्योर्स दैट लीगल सोवरेनिटी इज एक्सरसाइज इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड बैलेंस्ड वे, प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ पावर। अब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए थॉमस हॉब्स के मुताबिक तो वो अब्यूज ऑफ पावर ही की बात कर रहे हैं, किस्म की ना एब्सोल्यूट। उसने बोला था जो सोवरन है उसको एब्सोल्यूट पावर दो, इवन नेचुरल लॉ भी उसको नहीं रोक सकता। तो वो तो जाहिर, जो फिर हॉब्स ने जो बात की वो तो अब्यूज ऑफ पावर की तरफ जाएगा। एक बंदे, किसी भी एक बंदे एक ग्रुप को मुकम्मल पावर दे दोगे, वो जरूर पावर की लालच में उसको अब्यूज, मतलब उसको गलत फायदा उठाएगा ना, फिर लोगों को तंग करेगा, लोगों पर जुल्म होंगे। ठीक है। तो आजकल के टाइम में इस चीज को खत्म करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस वाला जो सिस्टम आया है सारा। फर्दर मोर, देखो मैंने रिलीजियस तो आपको बता दें, देखो रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो दूसरे सारे इन्फ्लुएंस होते हैं वो होते हैं। जुडिशरी क्यों इंटरप्रेट करती है कि कोई भी लॉ हमारे मोरल वैल्यूज के, हमारी नेचुरल लॉ के, रिलीजियस लॉ के अगेंस्ट ना हो। इसी तरह इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी होता है। लीगल सॉवरेनिटी ने जो थ्योरी में है, थ्योरी में जो है वो तो सारी बिल्कुल एब्सोल्यूट नेचर की है ना, जो थ्योरी में है उसमें तो वो कहते हैं भाई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस होते ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में है, इन्फ्लुएंस होता है। पार्लियामेंट लॉ बनाते वक्त सोचती है। ठीक है। Furthermore, legal sovereignty in practice can be influenced by external factors such as international treaties, global economic pressures, and public opinion. Public opinion आपकी कंट्री में इन्फ्लुएंस करता है। देन देखो आईएमएफ ने आपको जो बोल दिया आपने टैक्स लगाना है तो बजट में वो टैक्स लगा देंगे। बजट जब आएगा, लॉ बनेगा तो टैक्स लगा देंगे ना, क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने बोला अभी कर्जा ही तब मिले ना, लोन तब मिले। अगर सैप्स को मानोगे नहीं, सैप्स क्या होते हैं जो कंडीशंस देते हैं, वो पे कंडीशन देते हैं ना तीन चार, तभी जाके होता है ये जो आपके एकदम टैक्स लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे, ये वो। फिर लोग जो इतना बाहर निकल के बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों लगा दी, गवर्नमेंट इसलिए लगाती है क्योंकि आईएमएफ बोलते हैं उनके कि आपको लोन तभी मिलेगा जब आप लगाएंगे, वरना लोन नहीं मिलने वाला। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हुआ, हुआ ना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। पब्लिक ओपिनियन भी देन यहाँ पे टैक्स लगाने लगेंगे, पब्लिक ओपिनियन, लोग इतना तंग करेंगे, वो पब्लिक ओपिनियन भी फिर डिफरेंट लॉज बनाने पे पार्लियामेंट को मजबूर करेगा। ठीक है। Although theoretically sovereign powers are not limited by international agreements, वही जो लीगल सोवरेनिटी कहते हैं कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होता। हालांकि थ्योरेटिकली तो सोवरन की पावर जो है वो अनलिमिटेड है ना,
और उसको हम लिमिट नहीं कर सकते इंटरनेशनल अग्रीमेंट से इन रियलिटी। लेकिन रियलिटी में क्या है, स्टेट्स ऑफन मॉडिफाई देयर लॉज टू कंप्लाई विद ग्लोबल नॉर्म्स और टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कि हम लोग ग्लोबल जो हमारी जो इंटरनेशनल सोसाइटी हम उससे अलग चले, हम बोले भाई हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, इससे नहीं है। तो अब भी आपसे पूछे लीगल सॉवरेनिटी क्या है, अगर आप उसको बताओगे कि लीगल सॉवरेनिटी, पहले उसको बताना कि लीगल सॉवरेनिटी तो ये कहती है कि वो सॉवरन जिसके पास लॉज बनाने का राइट है वो लीगली सॉवरन है। मतलब लीगल सॉवरेनिटी उसके पास है, उस एक ग्रुप के पास, उस एक इंस्टीट्यूशन के पास, उस एक बंदे के पास जिसके पास, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा है कि वो लॉ बनाए। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि आप लॉ बनाए। फिर आगे ये बताना है कि लीगल सॉवरेनिटी की थ्योरी तो ये है जो जॉन ऑस्टिन ने, जीन बॉर्डिन ने, जो मोनिस्टिक थ्योरी है वही लीगल सॉवरेनिटी की थ्योरी। क्योंकि जो जॉन ऑस्टिन ने जाके अच्छे तरीके से डिफाइन किया, तो जॉन ऑस्टिन क्या थे, जूरिस्ट थे, तो उन्होंने जाहिर लीगल नेचर की देनी थी। तो जो लीगल सॉवरेनिटी थ्योरी में तो यही है भाई कि एब्सोल्यूट पावर हो, कोई इंटरफियरेंस ना हो, कोई जस्ट अनजस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जो सॉवरेन ने लॉ बना दिया वही जस्ट, उसी को हम जस्ट मानेंगे, ये सारा कुछ है। लेकिन प्रैक्टिकली जो लीगल, अगर लीगल लीगल सॉवरेन, अब प्रैक्टिकली ये तो बोल सकते हो कि पार्लियामेंट हमारी लीगल सॉवरेन है, लेकिन जो लीगल सॉवरेन के राइट्स हैं, जो लीगल लीगल सॉवरेनिटी थ्योरी में है, वो आज के लीगल सॉवरेन के पास नहीं है। एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी है, मॉरल इन्फ्लुएंस भी है, नेचुरल लॉ भी इम्पैक्ट करता है, हर चीज इम्पैक्ट करती है लीगल सॉवरेन को। लीगल सॉवरेन को बताना बड़ा आसान होता है। जैसे हमारे यहाँ जहां पे भी, जिस कंट्री में भी जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी बंदा या जो भी ग्रुप लॉ बना रहा है ना, वो लीगल सॉवरेन। लीगल, अगर मैं बात करूं लीगल सॉवरेन, पॉलिटिकल सॉवरेन एंड पॉपुलर सॉवरेन, इन तीनों में से किसको बताना आसान है कि ये लीगल सॉवरेन है, तो वो ये लीगल सॉवरेन को बताना आसान होता है कि कौन सा हम बता सकते हैं। अब देखो पॉलिटिकल सॉवरेन आप नहीं बता सकते किसी कंट्री में, बहुत मुश्किल होता है, वेग होता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का भी समझ नहीं आती। जो सही तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, वो लीगल सॉवरेनिटी है। क्योंकि सबको पता था हमारी कंट्री में लॉ, सामने लॉ कौन बना रहा है, सामने लॉ हमारी कंट्री में कौन बना रहा है, पार्लियामेंट। तो लीगल सॉवरेन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, ठीक है। आजकल के टाइम में आप लीगल सॉवरेन को आसानी से बता सकते हो, पॉलिटिकल सॉवरेन को आप नहीं बता सकते। अब ये किस तरह आप नहीं बता सकते, वो जब मैं आपको पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का कराऊंगी तो आपका एंड पे मैं तीनों का कंपैरिजन करूंगी, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हम लीगल सॉवरेन को बता सकते हैं। आप हर जगह पे लीगल सॉवरेन को तकरीबन बता सकते हो, आप इंडिया में भी बता सकते हो, उनकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लॉ बनाती है सामने, ठीक है। खैर, अब क्रिटिसिज्म क्या है लीगल सोवरेनिटी के ऊपर, रिजिड एंड एब्सोल्यूट नेचर। लीगल सोवरेनिटी इज ऑफन सीन एज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। It claims absolute sovereign authority to make and enforce laws without being subject to external checks, which can lead to potential abuse of power. Rigid and flexible, inflexible nature की है ना, एक ये इसके ऊपर है। दूसरा है inability to adapt to public opinion। पब्लिक ओपिनियन के साथ ये चेंज नहीं हो सकती, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकती। इसकी वजह क्या होती है कि लीगल सॉवरेनिटी डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द चेंजिंग विल ऑफ द पीपल। लोगों की जो, उनका जो चेंज हो रहा था, तो वो चाह क्या रहे ना, उसके साथ ना चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो जब भी लास्ट पास होते हैं ना, वो बहुत लेट लेट जाके पास होते हैं। आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी 2 साल 3 साल, पता नहीं क्या वो बिल आते हैं, रिजेक्ट होते हैं, आते हैं, फिर नई पार्टी आती है वो पास नहीं होने देती, फिर अगली पार्टी आती है वो पास नहीं होने देती, तो बड़े मसले होते हैं। तो तब ये पब्लिक ओपिनियन के साथ चल नहीं पाती। It often, since legal sovereignty is often vested in institutions like parliaments or legislature, they may be slow, देखो slow होते हैं, to adapt to public opinion, especially in fast changing political environments। आजकल मीडिया सेचुरेटेड टाइम पीरियड है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, पब्लिक ओपिनियन सेकंड्स में चेंज हो रहा है, लेकिन सेकंड में पार्टी सुनी चेंज हो रही ना, नहीं वो इतनी जल्दी बिल लाते हैं और लॉ बनाते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन के साथ लीगल सॉवरेनिटी बड़ी स्लो होकर चलती है। दूसरा, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। While legal sovereignty gives a parliament or legislature the authority to make laws, they are often not direct. There are often no direct mechanisms to hold it accountable until the next election. Legal sovereignty के मुताबिक, जो थ्योरी लीगल सोवरेनिटी, उसके मुताबिक कौन है सॉवरन, लीगल सॉवरन जिसके पास लॉ बनाने का राइट है। लॉ बनाने का राइट आजकल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास होता है, लेजिस्लेचर के पास है। यहाँ तक लीगल सोवरेनिटी थी। जो आगे उसने बताया ना कि अब्सोल्यूट पावर है, वहां पे जाके गलत हो गई थी।
यहाँ तक जो कहते हैं लीगल सॉवरेनिटी में कि लीगल सॉवरेन हो जिसके पास लॉज बनाने का राइट है, वो आजकल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है। लीगल सॉवरेनिटी के मुताबिक पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी तो है लॉज बनाने की, लेकिन हम इनको अकाउंटेबल नहीं बना सकते, या इनको हम लोग इनकी अकाउंटेबिलिटी को मतलब हम लोग इनको ना यहाँ पे कोई इस तरह की वो नहीं है कि हम डायरेक्टली अभी इन्होंने कुछ गलत किया हम डायरेक्टली इनको अकाउंटेबल बना दें, आंसरेबल बनाए। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि आप किसी भी आप लेजिस्लेचर से पार्लियामेंट से बदला तभी लेते हो जब अगला इलेक्शन आता है। इलेक्शन में आप उनकी पार्टी को निकाल देते हो, आप उनको हराते हो। और इलेक्शन में अगर जैसे हमारी कंट्री में 5 साल का टाइम पीरियड होता है ना, तो फिर इसलिए जल्दी से आप उनको इधर कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है कि आप उनको अकाउंटेबल बनाओ। हाँ, आपको नेक्स्ट इलेक्शन का वेट करना पड़ता है। ठीक है। दिस कैन रिजल्ट इन लॉज बीइंग पास दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट नीड्स और डिजायर्स ऑफ द पॉपुलेशन। जाहिर है हमें पार्लियामेंट का कोई लॉ अच्छा नहीं लगा, आप जितना भी फोन पे बोल लें कुछ कर लें यहाँ पे सोशल मीडिया पे, ये वो पार्लियामेंट थोड़ा सा ढीली चलती है। ठीक है कि यार ठीक है अभी पूरी आवाम तो बोर, या अब ये लॉ तो देखना है, हमने हुकूमत तो चलानी है, ये करना है वो करना है। फिर लोगों के अंदर गुस्सा भरता है, फिर पता है लोग क्या कहते हैं, अब इलेक्शन आने दो। आपने मोस्टली लोगों से सुना होगा इलेक्शन आने दो इनको मैं वोट नहीं दूंगा, इलेक्शन आने दो मैं इनको वोट नहीं दूंगी। तो इलेक्शन का वेट करना पड़ता है। तो फिर जो वो डिजायर होती है ना लोगों के अंदर जो लॉ पास कराने की, जिस लॉ की वजह से वो हुकूमत ही अगेंस्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काफी पीछे रह जाती है। मतलब उस टाइम आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के साथ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इन एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज। जाहिर है किसी ना किसी ट्रीटी का हिस्सा होते हैं, किसी ना किसी एग्रीमेंट का हिस्सा होते हैं। लीगल सॉवरेनिटी which claims unlimited authority to make domestic laws can come into conflict with international obligations, potentially isolating the country or causing breaches of international law। देखो जहां पे आपको पता है कि लीगल सॉवरेनिटी जो लीगल सॉवरन होता है जैसे पार्लियामेंट हो गई हमारी ना, जिनके उनके पास ये राइट होता है कि वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर लॉज बनाए। कहीं ना कहीं लीगल सॉवरन ये चार होता है कि जैसे हमारी पार्लियामेंट के, या हम अपनी मर्जी से लॉज बनाए। यहाँ पे उनके साथ ना पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब किस चीज की चांसेस होते हैं कि इंटरनेशनल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल कम्युनिटी है हम दोबारा, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो लीगल सॉवरेनिटी कहती है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो फिर अगर नहीं होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कहाँ से आते हैं? कॉन्फ्लिक्ट के चांस आ जाता है क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। क्योंकि हम किसी ना किसी ट्रीटी का किसी ना किसी अग्रीमेंट का हिस्सा होते हैं। हम बोले भाई कि जैसे अब आईएमएफ से हमने लोन लिया, उन्होंने हमें सैप्स दिए हैं, ठीक है, कंडीशन दिए कि आपने टैक्स लगाना है। अब लीगल सॉवरन बोले जो हमारी पार्लियामेंट है कि भाई मैंने तो नहीं टैक्स लगाना, चाहे आईएमएफ कहता रहे, हम उनसे लोन भी लाए हम टैक्स भी ना लगाएं, तो फिर आ गया ना पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस चीज का होता है क्यों? क्योंकि लीगल सॉवरन को होता है भाई अपनी मर्जी से जो है हम डोमेस्टिक लॉज बनाएं। और अगर आप अपनी मर्जी से डोमेस्टिक लॉज बनाओगे तो जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती है, कुछ भी होता है, तो वो एक पोटेंशियल होता है कि आप आइसोलेट हो जाओगे ग्लोबलाइज जो अभी वर्ल्ड है उसमें। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कंट्रीज इस चीज का बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं कि इस तरह के जो है वो क्लैशेस ना आए। लेकिन आते हैं फिर वो सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन आते हैं ऑब्वियसली। दुनिया में आप देखो ना आए दिन कोई ना कोई मसला किसी ना किसी मुल्क का न्यूज, तभी तो न्यूज चैनल्स चलते हैं ना कुछ मसाइल तो बनते ही रहते हैं। लेकिन जो है वो कंट्रीज पे सॉल्व करती हैं, वो कभी भी एब्यूज ऑफ पावर की तरफ नहीं जाती हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लेती हैं कि वो जो है इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसका पार्ट ना रहे। ठीक है। सेकंड लास्ट है एक्सक्लूड्स नॉन लीगल इन्फ्लुएंसेस। Legal sovereignty focuses on the formal legal process of lawmaking and does not consider other significant influences that shape the laws, such as public opinion, political pressure, and moral values। लीगल सोवरेनिटी के मुताबिक सिर्फ ये लीगल प्रोसेस की बात करते हैं ना, जिनको लीगली राइट है लॉज बनाने का, जिनको लीगली राइट होता है ना लॉज बनाने का, वो लोग भी पब्लिक ओपिनियन देख के लॉज बनाते हैं, मॉरल वैल्यूज देख के लॉ बनाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर देख के लॉ बनाते हैं। तो लीगल सोवरेनिटी इनकी बात नहीं करती है, हालांकि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जो नॉन लीगल इन्फ्लुएंसेस हैं उनको नहीं मानती, हालांकि मानना चाहिए, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो लोगों को ही देख के बनाती है। लास्ट है डिसकनेक्ट फ्रॉम पॉलिटिकल रियलिटीज। Legal sovereignty can be disconnected from political sovereignty and the actual power structures within a state।
लीगल सॉवरेनिटी ना सिर्फ लीगल सॉवरेनिटी की बात करती रहती है, ये असल में नहीं बताती कि असल में पावर किसके पास होती है, क्योंकि लीगल सॉवरेनिटी के मुताबिक सॉवरेन जो लॉ बना रहा है वही सब कुछ है। हालांकि हमारी पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है ना, उसके पीछे पॉलिटिकल सॉवरेन बैठा होता है, या पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है, पब्लिक ओपिनियन होता है, कोई एक ग्रुप होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई एक ग्रुप होता है जिसकी बात सुनती है पार्लियामेंट, कि इस ग्रुप का असर है, चाहे वो हमारी हुकूमत में बैठा हो ना बैठा हो, लेकिन वो अच्छा खासे धचका दे देता है लीगल सॉवरेनिटी। ठीक है, तो जो लीगल सॉवरेनिटी है वो पॉलिटिकल रियलिटीज की बात नहीं करती, वो बस सिर्फ एक जो फॉर्मल प्रोसेस होते हैं, जो ऊपर भी लिखा हुआ है लीगल प्रोसेस, उसकी बात करती है। हालांकि लीगल सॉवरेनिटी जो है वो कनेक्टेड है विद पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और एक्चुअल पावर स्ट्रक्चर्स के साथ। Legal sovereignty is defined by formal institutions like parliaments and legislatures, but real political power might be lie elsewhere। देखो, लीगल सॉवरेनिटी सिर्फ पार्लियामेंट मतलब लीगल स्ट्रक्चर की बात करती है ना, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की, कि जिसके पास जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोले कि ये लॉ बना दे। क्या पार्लियामेंट ऑल पावरफुल है किसी भी कंट्री में? हमारी जरूरी तो नहीं है ना। पार्लियामेंट लॉज तो बना दिए, पता नहीं पीछे किसका हाथ हो। अब जो पीछे जिसका हाथ है, जो लॉज बना रहे हैं, वही असल में सॉवरेन है। असल में तो पावर उसके पास है ना, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरेन है। तो लीगल सॉवरेनिटी या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को जो है लीगल सॉवरेनिटी से अलग नहीं किया उसने, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात ही नहीं की। हालांकि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है, जो आपके सामने फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉज बना रहे हैं, जरूरी नहीं है वो पावरफुल है। असल में पावरफुल वो होता है जो आपकी स्टेट में कहीं और ही बैठा हो, जैसे कि मिलिट्री हो सकती है, कोई लीड ग्रुप हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हो सकता है, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो सकता है जिसकी बात पार्लियामेंट मानने पर मजबूर हो जाए। कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके सामने कोई लॉ बना रहा है, आप बोलोगे यार इसको तो फॉर्मल राइट है लॉ बनाने का, तो क्या आप ही बोल दोगे यार जो लॉ बना रहे वही पावरफुल है? ये भी तो हो सकता है ना उसके बैक हैंड पे कोई और हो जो उससे लॉ बनवा रहा हो। तो वो जो बैक हैंड पे है ना, उसकी बात लीगल सॉवरेनिटी में नहीं। ये इसने जो है इनमें गलत किया था। ठीक है, हालांकि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कभी भी डिनाई नहीं करती लीगल सॉवरेनिटी को, लेकिन लीगल सॉवरेनिटी तो बात ही नहीं की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। तो यही थी लीगल सॉवरेनिटी। अब लीगल सॉवरेनिटी के बाद अपने आपको नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी बताऊंगी, देन पॉपुलर। ओके, इन तीनों का कंपैरिजन करूंगी, पॉलिटिकल, लीगल एंड पॉपुलर का। तो जो कंपैरिजन तो जो मैं एक टेबल बनाऊंगी, तो वहां पे आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। देन फिर हम लोग एक्सटर्नल सॉवरेनिटी करेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वरना मैसेज करके पूछ लीजिएगा। सर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।